हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग आज अपने संविधान के कुछ अगले टॉपिक को बढ़ाते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। बट उसके पहले एक दो लाइन का शायरी बोलना चाहूँगा और आप सभी के प्यार में समर्पित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप सभी को अच्छा लगे। और यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों दो लाइनें हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश होनी चाहिए, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश होनी चाहिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की भी तलाश होनी चाहिए, ऐसे शीशे की भी तलाश होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा। दोस्तों इसको मेरे कहने का मेन मकसद यह है कि कोई अपने जीवन में आते हैं और 1-2 घंटे पढ़ते हैं और कहते हैं कि आज हम लोग बहुत अधिक पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं दोस्तों, यानी कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश होनी चाहिए। यानी कि हम लोग आज जो 1 घंटे पढ़े हैं और हम लोग प्रयास करें कि हम लोग 2 घंटे 4 घंटे, यानी कि हम लोग बेहतर से भी बेहतर बनने का प्रयास होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। तभी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, वरना तो भारत में 121 करोड़ लोग वैसे भी पड़े हैं भारत के बोझ ही बन करके। तो दोस्तों हम लोग आज चलते हैं भारतीय संविधान की ओर। दोस्तों भारतीय संविधान में हम लोग पिछले कई वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, जिसका कि अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बना है, बट आज हम लोग रात में ही जग करके बना देंगे। तो इसमें करीब 1:30 बज चुका होगा और लमसम इसको आधे घंटे लगेंगे बनाने में। तो इसके बाद हम लोग 2 से 3-4 बजे तक हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम आज चालू करते हैं। आज का हमारा संविधान का मेन टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका। हालांकि ये दोस्तों इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आने का भी संभावना होता है और बहुत लोग इसमें गलती भी कर देते हैं, तो उसको हम सुधरवाने का भी प्रयास करूँगा। तो दोस्तों बस 20 मिनट का टाइम इसमें वेस्ट करना चाहूँगा आपका, और हाँ 20 मिनट के टाइम में आप लोग बहुत कुछ अचीव करके जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। पहली बात तो प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं। तो प्रस्तावना हमने आपको पहले वीडियो में शायद बता चुका हूँ कि प्रस्तावना क्या है और किस प्रकार से लाया गया था। तो प्रस्तावना हमने सबसे पहले बता चुका हूँ कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को देखे और उस प्रस्तावना को लेकर के भारतीय संविधान सभा के संविधान सभा के सम्मुख में रखा और बताया कि हमारा भी संविधान का प्रस्तावना कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका को लेकर के आते हैं। अच्छा, उद्देशिका को लेकर के आते हैं कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे पॉइंट पूछता है। हम लोग यहाँ लिखे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ना, तो कभी कभी इसमें हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है किसके संविधान से लाया गया है। तो हम लोग बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए से, जिसे अमेरिका कहा जाता है। तो नहीं दोस्तों, हम लोग इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होंगे। जैसे क्या है, अमेरिका जो है ना, तो अमेरिका से क्या लिया गया है, संविधान उद्देशिका को उठाया गया है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका को उठाया गया है, बट उसमें जो भाषा है, उसमें जो लैंग्वेज है, वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट की ओर कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यानी कि संविधान सभा जो हम लोगों की बनकर तैयार हो चुकी थी, तो उस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया था। अंगीकार से हम लोग के दिमाग में थोड़ा सा एक बात आती है कि अंगीकार और स्वीकार का मतलब क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वीकार और अंगीकार।
तो अंगीकार का मतलब होता है कि कोई चीज़ का पूरा अंग न लिया गया है, यानी कि एक दो अंग उसका स्वीकार कर लिया गया हो, तो वो अंगीकार हो गया। यानी कि जैसे हमारा संविधान सभा है, तो हमारा जो संविधान है, तो संविधान से हमारे क्या 2-3 पॉइंट को लिया गया था, तो उस समय हमारे क्या संविधान का छोटा सा अंग लिया गया था, तो उसे अंगीकार किया गया था। बट हमारी जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। बात ना क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना की भाषाएं थी, यहाँ पर हम लोग चलेंगे कि प्रस्तावना की जो भाषा थी उसमें हम लोग थोड़ा सा हेडिंग बाय डिटेल से डिस्कस करेंगे कि संविधान के स्रोत क्या थे, स्वरूप और उद्देश्य क्या थे। तो देखिए, स्रोत में हम लोग चलेंगे। स्रोत यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं संविधान पढ़ते हैं, सबसे पहले स्रोत यानी कि मुँह से जो स्वर आती है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है बात तो हमारी हम भारत के लोग या हम भारत की जनता, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, इस प्रकार से हम लोग की जो भाषाएं आती हैं, सबसे पहले ये स्रोत हो गया। अब स्वरूप किस प्रकार से है, तो स्वरूप में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ये क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अब जैसे कि कोई हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब बता देते हैं आपको कि संविधान को, हमारे भारतीय संविधान को निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, यानी कि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग विदेशी से संपर्क करें, नहीं कि हम लोगों के संविधान में ये निर्णय लेना चाहिए, ये देश में ये निर्णय लेना चाहिए, या फिर आंतरिक लोगों से निर्णय नहीं लिया जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हम लोग फ्री हैं, यानी कि हमारी जो संविधान सभा है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब समाजवादी से क्या तात्पर्य होता है, समाजवादी से तात्पर्य होता है कि समाज में एकता, जैसे कि कई धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं अलग, मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि बात आती है भारत की, तो भारत में यदि धर्म है यानी कि सामाजिकता, जो समाजवादी है वो समाज एकता के भाव में देखी जाती है। अब जो हमारे पंथ निरपेक्ष है, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो पंथ निरपेक्ष यानी कि हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं होगा और संविधान कोई धर्म स्वीकार नहीं करती है। धर्म यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार के धर्म को हमारे भारतीय संविधान सभा ने या हमारे भारतीय संविधान कोई स्वीकार नहीं करती है। ये कहती है भारतीय संविधान कि हमारे देश में कोई अलग धर्म के नहीं है, कोई अलग जाति के नहीं है, किसी भी धर्म का अलग मजहब नहीं है, ये हमारी भारतीय संविधान सभा स्वीकार करती है। तो पंथ निरपेक्ष हो गया। अब लोकतंत्रात्मक और नीचे क्या है, गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक से क्या है कि लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनना, लोकतंत्रात्मक। अब नीचे थोड़ा सा गणतंत्र है या गणराज्य है, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। हालांकि दोनों का मतलब आपको समझ में आएगा कि सेम ही है, लेकिन बहुत डिफरेंस है ये दोनों का मतलब। लोकतंत्रात्मक यानी कि जनता द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब गणराज्य का मतलब क्या हो जाएगा, तो गणराज्य का मतलब हो जाएगा आपका कि जो हमारी राष्ट्रपति है वह वंशानुगत क्रम में न हो, वंश के आधार पर न हो। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके जो पुत्र होगा फिर वो राष्ट्रपति होगा, उसकी जो पुत्र होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो जो हमारी जो पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखी जाती थी वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। गणराज्य, गणतंत्र और लोकतंत्रात्मक। गणतंत्र का बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो जनता द्वारा राष्ट्रपति वंशानुगत क्रम में न हो, वंश के आधार पर न हो। अब चलते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी हमारा संविधान बना, जिससे आपका उद्देश्य क्या है, आप ही अपने से समझिएगा कि आपका उद्देश्य क्या है। कि हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में कोई सरकारी नौकरी होगी हमारे पास में, और माँ बाप के अलावा भी बच्चे होंगे, और घर के बाहर एक
मर्सिडीज खड़ी होगी। इस प्रकार से जो कुछ भी आपका उद्देश्य है एक प्रकार से उसी उद्देश्य वही उद्देश्य क्या है हमारे संविधान सभा में जो प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना यानी कि कह सकते हैं कि हमारे भारत के लोग किस प्रकार से रहेंगे, क्या हमारा उद्देश्य है संविधान को बनाने का, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इधर हो जाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है न्याय। सबसे पहले आता है न्याय। न्याय में क्या होता है? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और एक न्याय और हो सकता है वो है राजतंत्रात्मक न्याय। ये जो तीनों न्याय हैं यानी कि कोई व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिल सकता है यानी कि पैसे भी मिल सकती है, आर्थिक न्याय हो सकता है। और सामाजिक न्याय यानी कि जैसे कि कोई समाज इकट्ठा होकर के उसको न्याय दे सकता है। और इस प्रकार से जो अंतिम है ये क्या है? प्रशासनिक न्याय इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्रात्मक न्याय या प्रशासनिक न्याय। प्रशासनिक न्याय। देखिए न्याय में हम लोग तीन प्रकार से देखिए आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक न्याय। यानी कि हमारे उद्देश्य बनाने का मेन मकसद क्या है? कोई व्यक्ति है उसको किस प्रकार से आर्थिक न्याय मिल सकता है, सामाजिक न्याय मिल सकता है और प्रशासनिक न्याय मिल सकता है। अब स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता में हमारा क्या है? सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे तो इसी में दिया गया है कि स्वतंत्रता हमको किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली है। हमको सांस लेने की स्वतंत्रता है, हमको कार्य करने की स्वतंत्रता, हमको खेलने की, दौड़ने की, कूदने की, कहीं पर जाने की, आने की, इस प्रकार से जो भी स्वतंत्रता है हमारा इसी में स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा। अब एकता क्या है? एकता मतलब कि भारत की जो जनता है उस जनता में किस प्रकार से एकता है और एकता को बनी रहे, इसके विषय में जो भी चर्चा है उसका मेन उद्देश्य है, उद्देश्य प्रस्तावना का, जिसे उद्देश्य का कहा जाता है। अब व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके गरिमा को बनाए रखना। गरिमा कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अवहेलना न करना, उसका मजाक न लेना, ये हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना में लिखा गया है। अब देखिए क्या है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एक इसका मतलब क्या होता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता आप लोग कभी सुने होंगे कि हमारी जो एक मतलब अनेकता में भी एकता है। तो वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना हमारे प्रस्तावना में बताई गई है और बंधुत्व यानी कि सभी भाईचारे की भावना के रूप में रहें। इस प्रकार से हमारा ये संपन्न होता है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है कि यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इस पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको N.A. पालकीवाला ने बताया है कि ये जो हमारी प्रस्तावना है इसको पूरे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि हम प्रस्तावना को पूरी पढ़ लेते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि हमारी जो पूरी संविधान है वो कैसी है, किस प्रकार से आधारित है। तो N.A. पालकीवाला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद करना है। N.A. पालकीवाला, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। और कृष्णस्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। यानी कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को बताया गया है। और इस प्रकार से और बताए हैं संविधान की आत्मा और पूंजी, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है और संविधान की पूंजी है। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होता है कि जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में यदि बात किया जाए तो इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की को आत्मा कहा है। संविधान को आत्मा कहा है।
तो यदि आपको नाम दे दिया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तो वहीं आर्टिकल 32 को कहेंगे। लेकिन यदि नाम न दे करके बोला जाए कि किसे संविधान का आत्मा कहा गया है, तो वह है आपका प्रस्तावना को बताया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ये क्या है, बेदूबरी संघवाद। बेदूबरी संघवाद एक प्रकार का सभा होती है और उस सभा में संविधान सभा के प्रस्तावना को रखा गया था कि हमारी जो संविधान सभा की प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है या नहीं। तो हमारी जो 1960 ईस्वी में इस संघवाद बैठी थी, बेदूबरी संघवाद, तो इसमें बताया गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। फिर दूसरी संघ यानी कि संवाद बैठता है केशवानंद भारती केरलवाद। इसमें बताया गया है 1973 ईस्वी में बैठा था। तो इसमें बताया गया है कि हमारी जो संविधान सभा है, संविधान में जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो इसमें बताया गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान सभा का भाग है, यानी कि उसमें चेंज हो सकता है, यानी कि उसके आर्टिकल में चेंज हो सकता है, बट उसके ढांचे को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक संशोधन हुआ था। संशोधन कौन सा है? 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, इस तीनों शब्द को जोड़ा गया है संविधान सभा के प्रस्तावना में। कौन कौन से? समाजवादी और क्या है? पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और क्या है? अखंडता। इस प्रकार से इस तीनों शब्द को संविधान सभा के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन कौन सा है? तो 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमने सारे पॉइंट को कवर कर चुका हूं और प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका से आप लोग एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। और उम्मीद करूंगा कि इस क्लास में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि दोस्तों आपको सीखने का मिला होगा तो बस एक बार प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा, जिससे कि हम लोग देख करके बहुत खुशी होते हैं और आप सभी के साथ रहने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी शिकवा शिकायत हो या फिर हमारे पढ़ाने के संबंध में कोई भी बात हो तो आपको कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, वहाँ पर जाकर के पिन कर दीजिएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ और क्या, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।